जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो आज हम सेकंड पार्ट का चैप्टर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम लोग फाइनल एक्सरसाइज के सेक्शन ई के क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें अब तक हमने क्वेश्चन 5 तक के सम किए और चैप्टर में जो दो बेसिक मेथड हैं वो दोनों बेसिक मेथड हमने समझी थी कि जब x की वैल्यू दी गई हो तो उसके ऊपर से z फाइंड करें और प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। ये मेथड हमने सीखी थी। ये थी डायरेक्ट मेथड, और एक रिवर्स मेथड भी हमने सीखी थी कि जब प्रोबेबिलिटी दी गई हो, आंसर दिया हो, तो उसके ऊपर से z ढूंढना, फिर z पर से x ढूंढना। ये मेथड भी हमने समझी थी। अब जो आगे के क्वेश्चन हमारे आएंगे वो सब मिक्स हैं। हर सम में दोनों मेथड आएगी या ये ही मेथड अब रिपीट होगी। सेक्शन ई एफ सब में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो अब सेक्शन ई में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ओके, हम लोग शुरू करें। इसमें दिया है, इन अ बिग शोरूम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ऑन एन एवरेज so 2 electronic unit are sold every week and its variance is 9 unit square. Sale of electronic item follows normal distribution. The probability that the sale of electronic item during a week of 52 week is from x1 unit to 61 unit is 0.1574. Estimate the value of x। देखो यहाँ क्लियरली दिया हुआ है कि कोई x1 से 61 यूनिट तक की सेल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.1574। तो हमें x1 की वैल्यू ढूंढनी है and also estimate the number of week during which sale of electronic item is more than 55 unit। इसके अलावा हमें नंबर ऑफ वीक भी फाइंड करने हैं कि जिसमें सेल 55 से ज़्यादा हो, मतलब प्रोबेबिलिटी भी ढूंढनी है। इसमें दो क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दी गई है और हमें नॉर्मल आंसर ढूंढना है। एक में आंसर दिया हुआ है और x की वैल्यू दी गई है और उसके ऊपर से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देखो, अगर कभी कंफ्यूजन हो कि क्या फाइंड करना है या कैसे फाइंड करना है, तो इसके लिए क्वेश्चन में जो यूनिट दिए गए हों वो यूनिट ध्यान रखा करो। जैसे देखो कि यहाँ पर रफ में बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन में बेसिकली दो यूनिट है। एक सेल ऑफ यूनिट, सेल ऑफ यूनिट कितनी सेल हो रही है, वो सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम या तो सेल ऑफ यूनिट अगर मैं लिखूं एक, वो है। और दूसरा जो है इसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ वीक्स। ये दो चीज़ें इसमें हमें दी हुई हैं। ओके, कि साल में से कितने हफ्ते वो दिए हैं। अब इन दोनों में से कौन सी x की वैल्यू है और कौन सी फाइनल आंसर, मतलब प्रोबेबिलिटी है, वो कैसे पता चले। तो आपको जो मीन एंड वेरिएंस या तो फिर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो तो उसका यूनिट चेक किया करो। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे देखो, पहली लाइन में दिया गया है कि इन अ बिग शोरूम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम एवरेज 52 इलेक्ट्रॉनिक यूनिट पर सोल्ड एवरी वीक। कि 52 एवरेजली यूनिट सेल होते हैं, मतलब जो एवरेज है वो उसका यूनिट दिया हुआ है। सेल ऑफ यूनिट वो दिया हुआ है एवरेज के लिए। तो एवरेज के लिए दिया हुआ हो, इसका मतलब वो समझो x की वैल्यू कहलाती है। यहाँ पर सेल ऑफ यूनिट x की वैल्यू कहलाई, सेल ऑफ यूनिट x की वैल्यू कहलाई। तो इसे यहाँ पे हम लिख देते हैं। और नंबर ऑफ, और जो नंबर ऑफ फाइंड करना है वो कहलाई प्रोबेबिलिटी। ओके, जो नंबर ऑफ वीक है वो कहलाई
प्रोबेबिलिटी। ओके, तो 2 यूनिट के पहले रफ में लिख दिया करो कि सेल ऑफ यूनिट एक्स और नंबर ऑफ वीक्स जो स्टैंडर्ड एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट हो वो एक्स का यूनिट कहलाता है, और जो दूसरा यूनिट है वो प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी आंसर। अब जो पहला क्वेश्चन हमें ढूंढना है उसमें क्लियरली दिया है कि दैट द सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम ड्यूरिंग अ वीक आउट ऑफ 52 वीक, 52 वीक में से कोई एक वीक पूरे साल में से कोई एक हफ्ते में द सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम इज x1 यूनिट टू 61 यूनिट इज 0.1574। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x1। इसमें क्लियर है कि सेल ऑफ यूनिट x1 से 61 के बीच में है, तो x1 किसका वो नहीं पता, और उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है कि एक वीक में प्रोबेबिलिटी इतनी आती है, और जो सेकंड फाइंड करना है वो दिया है ऑल्सो एस्टिमेट द नंबर ऑफ वीक ड्यूरिंग विच द सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम इज मोर देन 55। ऑल्सो एस्टिमेट द नंबर ऑफ वीक, नंबर ऑफ वीक ढूंढना है मतलब प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, और सेल ऑफ यूनिट दिया है 55 एंड मोर। तो एक में प्रोबेबिलिटी दी गई है x ढूंढना है, और एक में x दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। दोनों मेथड इस सम में करनी है। तो चलो पहले मेथड के हिसाब से कहें तो यहाँ पे दिया है कि x1 से 61 का आंसर वो 0.1574 है। आपको पहले क्वेश्चन में आता था कि चलो 20 से 30 के बीच की प्रोबेबिलिटी ढूंढो, तो यहाँ पे वैसा ही है। x1 से 61 के बीच की प्रोबेबिलिटी वो दी हुई है आपको 0.1574। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से लिखें तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा। पहले में हेयर प्रोबेबिलिटी x1 x और यहाँ पर 61। ओके, x1 से 61 तक, x1 से 61 तक लेस देन टू 61 इज 0.1574। ओके, ऐसे दिया है कि x1 से 61 के बीच की प्रोबेबिलिटी, तो ये है सिंबल हमेशा ऐसे ही रहेंगे, उसे कभी नहीं बदलेंगे। अब इसमें सबसे पहले z ढूंढेंगे, z मिलेगा हमें, जो पीछे टेबल दिया है उसके ऊपर से z मिलेगा। फिर x फाइंड करेंगे, तो इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको z में कन्वर्ट करेंगे। 61 को, जो ये 61 है, इसको z में कन्वर्ट करेंगे। x का कुछ नहीं होगा, x1 ही रहेगा फॉर्मूला के हिसाब से। तो इसे लिखेंगे p x1, और यहाँ पे फॉर्मूला 61 माइनस 52/3 इज इक्वल टू 0.1574। ओके, यहाँ वेरिएंस 9 दिया है, जो वेरिएंस है वो यहाँ पे 9 दिया है। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 जो कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, 9 का स्क्वायर रूट 3 जो कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये 9 दिया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 3 हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर p x1, सॉरी ये हो जाएगा अब z1, क्योंकि फॉर्मूला लग चुका है। अब ये हो जाएगा z1, ये बड़ा हो गया थोड़ा, इसको छोटा करते हैं।
Z1, ओके। X1 की जगह अब Z1 हो जाएगा और यहाँ पर Z61 माइनस 52/3, इसका आंसर आएगा 3 = 0.1574। अब इसे Z में कन्वर्ट कर लिया तो यहाँ पर Z1 लिख देंगे, तो 0.1574। अब Z ढूंढने के लिए वैल्यू के हिसाब से ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वैल्यू। अब ग्राफ में क्या खास ध्यान देना है कि अगर ये ग्राफ तैयार करते हैं तो ये हमारा ग्राफ, ये 0 प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, तो ग्राफ में Z1 से 3 को हम लोग ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं। 3 प्लस साइड आएगा, जो 3 है वो प्लस साइड आएगा। Z1 को कहाँ ड्रॉ करें, तो 3 के, ये देखो जो 3 है वो तो हमारा प्लस साइड आ गया, ओके। यहाँ पर कहीं 3, तो 3 के माइनस साइड Z है, लेकिन कहाँ पे अब Z1 कहाँ ड्रॉ करें कि उसके बीच की प्रोबेबिलिटी दी गई है। ये जो Z1 है इसको हम कहाँ पे ड्रॉ करें, वो होगा वो 0.1574 के हिसाब से डिक्लेयर होगा, सॉरी डिसाइड होगा। अब आपको पता है ये पूरी वैल्यू 0 से प्लस इन्फिनिटी की, 0 से प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0.5, है ना। पूरी प्रोबेबिलिटी 0.5, उसमें से अगर 3 की प्रोबेबिलिटी ढूंढ लें, यानी कि 0 से लेके 3 की प्रोबेबिलिटी अगर हम ढूंढ लें, यहाँ पर आएगा Z1, ओके। ये आएगा आपका Z1 और यहाँ पर 3, ये हो गई हमारी Z1 से 3 की वैल्यू, ओके। ये पेंसिल, ये Z1 यहाँ पे और ये 3, ओके। तो प्रोबेबिलिटी 0.5, उसमें से अगर 3 की प्रोबेबिलिटी ढूंढ लें, यानी कि 0 से लेके 3 की, मतलब 0 से 3 का आंसर मिल जाएगा। उसकी प्रोबेबिलिटी पीछे टेबल से ढूंढने पर, टेबल से 3 की वैल्यू फाइंड करें तो आती है, इसको ऐसे डिलीट कर दूं, ये रफ वर्क है इसलिए इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ओके। तो 3 की वैल्यू फाइंड करें, जो ये 3 है इसकी वैल्यू पीछे टेबल में वो आती है 0.4987। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी P 0 से Z और ये Z1 = 0.4987 और उसमें से माइनस कर देंगे, ये माइनस 0.1574, ओके। तो इसका मतलब ये कि अगर आंसर 0.4987 है, मतलब 0 से 3 तक का अगर इतना गैप, जो 0 से 3 तक का ये इतना गैप वो 0.4987 है। अब जो 0.1574 आंसर दिया है वो इससे बड़ा है या छोटा है, 0.1574 छोटा है, मतलब 0.1574 होगा तो इतना ही आएगा ग्राफ में, कुछ Z1 यहीं पे आएगा, ये जो Z1 है ये इतना ही आएगा, ओके। Z1 यहाँ तक आएगा, तभी तो Z1 और 3 के बीच का आंसर, Z1 और 3 के बीच का आंसर कितना होगा, 0.1574, है ना, होगा। समझो 0.15 और 0.49, ये पूरा 49 है, ओके। अगर ये आंसर 49 से बड़ा है तो Z1 की वैल्यू
माइनस साइड आती। ओके, अगर ये बड़ा होता तो Z1 की वैल्यू माइनस साइड आती। ये आंसर 49 से, ये जो आंसर है ये 49 से छोटा है, मतलब ज़रूर Z1 की वैल्यू बीच में ही होगी, मतलब यहाँ होगी। ओके, तभी 49 से छोटा जो एरिया मिलेगा 1574, ये 4987 0 से 3 तक है। तो 0.1574 जो एरिया है इसमें कम ही होगा, तो Z1 यहाँ आएगा। ओके, Z1 से 3 के बीच का जो एरिया है वो ये मिलेगा 0.1574। अब बात ये आती है कि कभी भी Z1 की वैल्यू हमें ढूंढनी हो तो Z1 की वैल्यू हमेशा 0 से Z1 के अकॉर्डिंग मिलती है। तो Z1 ढूंढने के लिए हमें 0 से Z1 चाहिए 0 से 3 तक की वैल्यू में से, इस 0 से 3 तक की वैल्यू में से ये इतनी वैल्यू जो दी गई है Z1 से 3 तक की, Z1 से 3 तक की, तो माइनस कर दें तो 0 से Z1 मिल जाएगा, है ना। यदि ये वैल्यू माइनस कर दें 0 से 3 में से, यदि ये वैल्यू माइनस कर दें तो 0 से Z1 की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो Z1 ढूंढने के लिए यहाँ पे उसे कन्वर्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी 0 से Z1, है ना। 0 से Z1 पीछे आंसर है तो Z1 के हिसाब से ही होता है। 0 से Z1 ढूंढने के लिए पहले 0 से 3 तक का आंसर, तो 0 से 3 तक का आंसर 0.4987 माइनस जो आंसर दिया है Z1 से 3 का, क्या आंसर दिया है 0.1574 माइनस कर देंगे। ये माइनस कर दिया तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 0.3413 आएगा 0 से Z1 का आंसर। और ये जो 3143 आ जाता है तो उसके हिसाब से हम लोग टेबल में चेक करते हैं कि 3413 की क्या कोई एग्जैक्ट वैल्यू है। टेबल देखो, हाँ है, 1.0 का आंसर है, मतलब एग्जैक्ट 1 का आंसर है। और अगर एग्जैक्ट आंसर दिया है तो बिफोर आफ्टर की वैल्यू हमें नहीं करनी, क्योंकि 3413 की एग्जैक्ट वैल्यू है, जो डायरेक्टली लिख दो। अगर एग्जैक्ट वैल्यू है तो यहाँ पे लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल वैल्यू ऑफ Z1 इज इक्वल टू 1। ओके, अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल Z1 इज इक्वल टू 1। और देखो प्लस साइड में है ना, तो Z1 की वैल्यू 1 और Z1 मिल गया तो उसके ऊपर से X1 ढूंढ सकते हैं। वो फॉर्मूला पुट करके नाउ Z इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला X माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो हमारा Z कितना आया है अभी 1 इज इक्वल टू X जो हमें फाइंड करना है, और मीन है हमारा 52, ये 52 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 3 था, है ना। ये देखो 3 और ये मीन, है ना। तो ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू X माइनस 52, 3 ये माइनस 52 है यहाँ आके प्लस 52 इज इक्वल टू X, 52 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 55। X की वैल्यू आ गई हमारी 55। ओके, तो ये X कहो या X1 कहो या X कहो या X1 कहो, तो वो वाली हमें मिली 55। इसका मतलब कि कोई एक हफ्ते में दिया हुआ है अ वीक आउट ऑफ 52 वीक्स। क्वेश्चन में ही है 52 वीक्स में से कोई एक हफ्ते में 55 से 61 यूनिट, 55 से 61 यूनिट, 55 से, देखो यहाँ पे जो X की वैल्यू है तो यहाँ रख सकते हैं, 55 से 61 यूनिट सेल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, उस शॉप में एक हफ्ते में
55 से 61 के बीच में चीज़ें सेल होती हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है 0.1574। ये मिल गई एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू मिल गई। एक सम हुआ, अब यहीं से ही सेकंड सम शुरू होता है। अब हमें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, इसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। नंबर ऑफ वीक हमें फाइंड करने हैं। प्रोबेबिलिटी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें ड्यूरिंग विच द सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम इज मोर देन 55। मोर देन 55 की प्रोबेबिलिटी, जैसे हम नॉर्मल सम करते थे वैसे ही मोर देन 55 मतलब लिखेंगे कि हमें ढूंढना है, मोर देन 55 बोला गया है। ओके, तो 55 ये हो गया आपका मोर देन। ओके, 55 से ज़्यादा। मोर देन 55 का आंसर हमें फाइंड करना है, तो नॉर्मल इसमें आंसर फाइंड करें। सबसे पहले x को कन्वर्ट करेंगे z में, तो फॉर्मूला से, फॉर्मूला आपको पता ही है ना। माइनस मीन, मीन कितना है 52 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 3। ओके, तो p इज इक्वल टू, p प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 55 माइनस 52 अपॉन 3 हम करेंगे तो 1 आएगा यहाँ पे, और ये हो गया x। ओके, तो 1 और मोर, 1 और मोर, x को हमने z में लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे x को z में लिख देंगे। तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू अगर इसमें ग्राफ बनाएं, अकॉर्डिंग टू वैल्यू अगर ग्राफ बनाएं, अब एक एंड मोर, 1 एंड मोर है, तो 0 के बाद देखो यहाँ ग्राफ बनाते हैं पहले। ये ग्राफ 0 प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ओके, तो 0 के बाद 1, 0 के बाद 1 कुछ यहाँ पर आएगा, है ना, ये हो गया 1। ओके, 0 के बाद यहाँ पे आएगा 1 एंड मोर, मोर प्लस साइड आएगा, मोर हमारा प्लस साइड आएगा। तो फाइनल इनफाइनाइट तक हमें ड्रॉ करना है, ये फाइनल इनफाइनाइट तक, क्योंकि कह रहा है कि 1 से ज़्यादा, लेकिन कितना वो हमको नहीं पता। ओके, ये पूरी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एक और, तो उसके लिए एक और उससे ज़्यादा, है ना, एक और उससे ज़्यादा, यानी कि ये पूरी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ तक इनफाइनाइट तक हमें फाइंड करनी है। उससे ज़्यादा तो प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए ये जो ये हिस्सा है ये हमें ढूंढना है। तो उसके लिए जो पूरा हिस्सा है, पूरा हिस्सा कितना होता है हमारा, पूरा हिस्सा होता है 0.5। जो पूरा हिस्सा है पूरे का आंसर होता है 0.5। उसमें से 0 से 1 तक का हिस्सा यदि हम माइनस कर दें तो हमें ये हिस्सा मिल जाएगा, है ना। इस पूरे में से यदि हम 0 से 1 तक का हिस्सा माइनस कर दें तो हमें ये हिस्सा पूरा मिल जाएगा। ओके, तो मतलब 1 की वैल्यू टेबल से ढूंढ कर माइनस कर दें तो बाकी का ये हिस्सा हमें मिल जाएगा 1 एंड मोर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल, अकॉर्डिंग टू Z स्कोर, ये स्कोर है, ओके, टेबल के हिसाब से यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 1 एंड मोर, तो यहाँ पर P 1 एंड मोर। ओके, एक और उससे ज़्यादा, उसमें ज़्यादा इनफाइनाइट तक, तो उसके लिए वैल्यू पूरी की प्रोबेबिलिटी है 0.5, है ना, इस पूरे की प्रोबेबिलिटी है 0.5। 0 से इनफाइनाइट तक का आंसर 0.5 माइनस 0 से 1 तक का आंसर, टेबल में चेक करो, 1 का आंसर है 3413, 3413। अब इसको माइनस कर दो तो वो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, दोनों का माइनस करो तो आंसर आएगा 0.1587। ये मिली प्रोबेबिलिटी
ये 1 से मोर फाइंड करना था, तो पूरे में से 0 से 1 की प्रोबेबिलिटी, पूरे में से जो 0 से 1 की प्रोबेबिलिटी थी वो हमने माइनस कर दी, तो आंसर 0.1587। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है वीक में। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ वीक। आगे वाले क्वेश्चन में हमने समझा था कि जब परसेंट फाइंड करना हो तो मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। कुछ नंबर ऑफ सेंटेंसिंग फाइंड करना हो तो मल्टीप्लाई वो कर देते हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ वीक ढूंढना है, तो टोटल वीक होते हैं 52 पूरे साल में। 52 वीक होते हैं तो इसको मल्टीप्लाई 52 कर देंगे। पहले यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ वीक्स इन विच सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक यूनिट is more than 55 is more than 55 units. Okay. Number of week in which sale of electronic item is more than 55 item, 55 से ज़्यादा हो ऐसे वीक हमें ढूंढने हैं। तो ये जो आंसर मिला 0.1587 इंटू 52 तो ये आएगा कुछ 8 वीक। ओके, पूरे साल के 52 वीक में से 8 वीक मतलब साल में 8 हफ्ते ऐसे होते हैं, मतलब 2 महीने ऐसे होते हैं कि जहाँ पर सेल 55 यूनिट से ज़्यादा होती है। इस सम में दोनों मेथड थी। पहली में x की वैल्यू ढूंढी, z दिया हुआ था, और जो है x दिया हुआ था दूसरे में, तो हमने z ढूंढा और फिर प्रोबेबिलिटी। इस सम में दोनों मेथड हैं। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया है, इट इज़ नोन दैट एन एवरेज ऑफ पर्सन स्पेंड 61 मिनट्स इन अ पेंटिंग एग्जीबिशन इफ दिस टाइम इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 20% ऑफ द पर्सन्स spend less than 30 minutes in the exhibition, then find variance of the distribution। अब इस क्वेश्चन में वेरिएंस हमें फाइंड करना है। हमेशा हर क्वेश्चन में आपको 2 हेल्पर्स दिए होते हैं, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ मीन है, एवरेज दिया है 61 मिनट, हमें वेरिएंस फाइंड करना है। तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना होगा, उसका स्क्वायर होगा। वेरिएंस ऑल्सो डिटरमाइन द probability that a person spends more than 90 minutes in a exhibition। और दूसरे में probability भी फाइंड करनी है कि जहाँ पर पर्सन 90 मिनट से ज़्यादा टाइम एग्जीबिशन में स्पेंड करता है। दूसरे में भी 2 क्वेश्चन हैं, एक हमें वेरिएंस ढूंढना है, अब इसमें x ढूंढना है, z ढूंढना है। तो इसके लिए यूनिट डिसाइड कर लो। यहाँ पे अगर हमें डिसाइड करें तो एक टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 61 मिनट या 30 मिनट 90 मिनट, एक टाइम दिया हुआ है, और दूसरा तो नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन ओके दिया हुआ है, या वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी दी गई है। अगर यहाँ रफ में लिखे तो एक वो टाइम दिया हुआ है और दूसरा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी या तो नंबर ऑफ पर्सन समथिंग दिए हुए हैं। तो यहाँ पर टाइम है वो x है। ओके, क्योंकि जो आंसर दिया हुआ है वो 61 मिनट एवरेज का यूनिट है। मिनट मतलब जो टाइम है वो x में दिया हुआ है, और जो नंबर ऑफ पर्सन है तो वो नॉर्मल हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी। ओके, ढूंढनी है तो पहले में ऐसा दिया है एवरेज, तो है 61,
क्वेश्चन है, इफ़ दिस काइंड ऑफ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन 20% ऑफ पर्सन स्पेंट लेस देन 30 मिनट इन एग्जीबिशन। यहाँ पर ऐसा है 20% ऐसे लोग हैं जो 30 मिनट से कम एग्जीबिशन में बैठते हैं। 20%, तो वो प्रोबेबिलिटी दी गई है। परसेंटेज मतलब प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिया है। पहले क्वेश्चन में 20% ऐसे लोग हैं जो 30 मिनट से कम बैठते हैं। 30 मिनट का मतलब x दिया है, तो इसे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x और ये 30। ओके, 30 और उससे कम मिनट का आंसर इन्होंने दिया है 20%। तो 20% को बाय 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.2। 30 मिनट से कम हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 दी गई है और हमें इसके ऊपर से वेरिएंस ढूंढना है। अब वेरिएंस ढूंढने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, z इज इक्वल टू x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है, तो x दिया है 30, मीन भी दिया है एवरेज 61 मिनट, तो वो मीन भी आपको दिया हुआ है, लेकिन z हमें, ये जो z है ये हमें ढूंढना पड़ेगा। और z ढूंढने के लिए वही मेथड जो आगे हमने की है, पीछे टेबल पर से z ढूंढना होगा। यहाँ पर x दिया है 0.2, 30 मिनट से कम की वैल्यू 0.2, इसे डायरेक्ट जेड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। इसे जेड में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि जेड में कन्वर्ट करने के लिए 2 हेल्पर्स में से एक तो है नहीं, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा P प्रोबेबिलिटी Z टू Z1 इज इक्वल टू 0.2। ओके, 30 मिनट से कम की वैल्यू 0.2, तो पहले ये Z1, ये जो Z1 है इसे हम ढूंढेंगे, तो फिर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। तो ये Z ढूंढने के लिए अकॉर्डिंग टू वैल्यू पहले अगर ग्राफ बनाएं, अब यहाँ दिया हुआ है 30 मिनट से कम या Z1 से लेस देन, आंसर है 0.2। तो यहाँ पर हम पहले रफली एक ग्राफ बनाएंगे, 0 प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ओके, तो पहले भी बताया था लेस देन हो तो माइनस से शुरू किया करो। ओके, लेस देन हो तो माइनस से शुरू किया करो। लेस देन का आंसर है 0.2। अगर माइनस से शुरू करें तो 0.2 यहाँ तक होगा, यहाँ तक कहीं होगा, है ना। 0.2 कहीं यहाँ तक होगा। ये पूरा तो 0.5 होता है ना हमारा, इसकी वैल्यू 0.2 है। माइनस साइड से शुरू करेंगे तो 0.2 यहाँ तक आएगा। ये Z1 की वैल्यू होगी, इसको लिख देंगे Z1, यहाँ पे ऐसे शेड कर देते हैं। ये हो गई Z1 की वैल्यू, सिर्फ इतना आएगा। 0.2 लेस देन है तो माइनस से शुरू करो, तो इनफाइनाइट से 0 तक की वैल्यू, इनफाइनाइट से 0.2 मतलब Z1, तो अब Z1 ढूंढना हो। 0 से Z1 की वैल्यू, डिस्टेंस हमें चाहिए, और वो डिस्टेंस कैसे यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे P Z1 Z0, Z1 से 0। ओके, Z1 से 0 तक चाहिए, तो उसके लिए ये जो पूरा आंसर होता है इनफाइनाइट से 0 तक, इनफाइनाइट से 0 तक का पूरा आंसर, उसमें से इतना आंसर जो दिया है माइनस इनफाइनाइट से Z1 तक का माइनस कर दें, तो बाकी का Z1 से 0 का आंसर मिल जाएगा, है ना। Z1 से 0 का आंसर मिल जाएगा यदि पूरे में से
इनफाइनाइट से Z1 तक घटा दें, माइनस कर दें, तो Z1 से लेके 0 तक का आंसर हमें मिल जाएगा। तो पूरे का आंसर होता है 0.5 माइनस उसमें से माइनस आगे का वो है इनफाइनाइट से Z1 तक का 0.2 माइनस कर दें, या 3 कहो, अब इसे माइनस करेंगे, बराबर 0.5 में से 0.2 है ना, ये इनफाइनाइट से Z1 तक की वैल्यू को माइनस कर दो, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.3000। ओके, अब 3000 की वैल्यू हम पीछे टेबल से ढूंढेंगे तो Z की वैल्यू मिलेगी। तो टेबल में 3000 की एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं है, तो जब एग्जैक्ट वैल्यू ना हो तो बिफोर आफ्टर करके वैल्यू ढूंढते हैं। वो टेबल बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल, अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल। यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू बिफोर आफ्टर और यहाँ पे एवरेज, और यहाँ पर 3000, इस 3000 से पहले की और इसके बाद की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ओके, और यहाँ पे Z वैल्यू। ओके, तो बिफोर 3000 आप टेबल में देखो, यहाँ पे Z वैल्यू 3000 की बिफोर वैल्यू टेबल में देखो तो उससे बिफोर आता है 0.2995। ओके, और उससे बड़ा नंबर उसके पास में ही है, वो आता है 3023। मतलब यहाँ पर बिफोर वैल्यू आ जाएगी ये वाली, और आफ्टर वैल्यू 3023, और इनकी Z वैल्यू तो 0.2995 के सामने देखो, इस तरह देखते हैं, सामने सामने देखो तो वहाँ पर 0.8 आता है, और यदि ऊपर की तरफ देखो तो वहाँ पर 4 आता है, तो ये हो गया 0.84, हमारी वैल्यू बनी 0.84, और इसकी वैल्यू उसके पास में ही है, 3023 की वैल्यू उसके पास में ही है, वो है 0.85। इसे यहाँ डिलीट कर देते हैं। अब इसका एवरेज निकालो, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, इन दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 0.3009। अब इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 0.845। ओके, जब ये टेबल बन जाए तो इसमें से फाइंड करते हैं 3000 के, इस 3000 के इन तीनों में से नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो 0.2995 है इसमें, इसमें और 3000 में 5 का गैप है, इसमें 23 का गैप है और इसमें 9 का गैप है, तो ये नियरेस्ट वैल्यू हुई, और इसके सामने की वैल्यू वो हुई Z वैल्यू। ओके, तो Z वैल्यू मिल गई हमें 0.84, तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर नियरेस्ट, यहाँ पे लिखेंगे हेयर नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 0.3000 is 0.2995, so value of Z1 is equal to minus 0.84। ओके, तो 0 पॉइंट के नज़दीक जो आई वो आई 0.84। अब Z1 0.84, लेकिन 0.84 प्लस या माइनस वो ध्यान देना है, तो माइनस साइड है क्योंकि हमारा ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ था, है ना, तो ये वैल्यू आएगी माइनस साइड की, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो Z1 की वैल्यू माइनस में होगी। अब Z1 मिल गया, अब अगर इसके ऊपर से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, वेरिएंस भी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसी फॉर्मूला से ढूंढेंगे,
तो इसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। नाउ z इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू z की वैल्यू है हमारी -0.84, x है 30 और मीन है 61, स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमें नहीं पता, वही हमें फाइंड करना है अब। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों की ये जो यहाँ डिवाइड में है इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ले लेंगे इसको। 30 में से 61 को माइनस करो तो -31 और यहाँ पे ये आ जाएगा -0.84, जीरो माइनस से माइनस कट, तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 36.9। ओके, और अब हमें वेरिएंस फाइंड करना है। ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ, अब हमें वेरिएंस फाइंड करना है। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यानी कि 36.9 का स्क्वायर होगा 1361 1361.61। ओके, तो अब ये हुआ वेरिएंस, तो ये पहला सम कंप्लीट हुआ। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है वो फाइंड करेंगे। तो इसमें ऑल्सो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन स्पेंड मोर देन 90 मिनट इन एग्जीबिशन। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि पर्सन 90 मिनट से ज़्यादा एग्जीबिशन में रहता है? तो मोर देन 90 मिनट मतलब दूसरे क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि यहाँ से करते हैं। ओके, P 90 मोर देन 90। ओके, मोर देन 90 ऐसे आएगा। ये वैल्यू हमें ढूंढनी है कि 90 एंड मोर। ओके, तो ये वैल्यू के लिए x दिया है तो पहले उसको z में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता है, P 90 माइनस मीन है 61 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारा अभी हमने फाइंड किया 36.9 x। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा P 0.79, अब ये हो गया z, x से z में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो 0.79 एंड मोर इसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है, तो ये वैल्यू ढूंढने के लिए ग्राफ बनाएं। सो अकॉर्डिंग टू वैल्यू इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा हमारा, बीच में 0 प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट। अगर हम लोग तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, इसमें आया है 0.79 एंड मोर, है ना, तो मोर हो तो प्लस साइड आएगा, मोर होगा तो प्लस साइड आएगा। तो 0.79 जीरो के पास में आएगा, देखो कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है, एंड इससे मोर, तो इससे मोर मतलब ये पूरी प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है, ये पूरी है ना, इससे मोर 0.7 से मोर, यानी कि ये पूरी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो ये प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए प्लस साइड की प्रोबेबिलिटी, उसके लिए पहले पूरा 0.5, 0 से इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0.5। ओके, उसमें से ये आगे का आंसर माइनस कर दें, यानी कि ये 0 से 0.79 का आंसर यदि 0.5 में से माइनस कर दें तो ये खाली एरिया हमें मिल जाएगा, है ना, तो बाकी वो शेडेड एरिया मिल जाएगा, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो अगले पेज पर कर दें, चलो यहाँ कर देती हूँ, थोड़ी सी जगह है ना, तो सामने समझ में आ जाएगा। ओके, तो P 0.79 Z, ओके, एंड मोर 0.79 एंड मोर
तो उसके लिए पूरा आंसर कितना है 0.5 है ना। 0 से इन्फिनिटी तक का आंसर 0.5 है। उसमें से 0 से 0.79 की वैल्यू आप टेबल में देखो, 79 की वैल्यू, तो उसके लिए इस साइड देखो, ऐसे इस साइड देखो, आप ऐसे इस साइड देखो, यहाँ कहीं 0.7 होगा है ना टेबल में। इसके सामने देखना क्या नंबर है, और ऊपर की तरफ से देखो तो 0.09, तो 2852 वैल्यू आ रही है। कितनी आ रही है 2852। 0.79 आपको चेक करना है, तो 0.7 आप इस तरफ कहीं देखना, वो होगा तो इसके सामने, और इधर ऊपर की तरफ देखोगे तो 9 पे जो यहाँ वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2852। ओके, टेबल देखना तो आता ही है ना, आप लोगों को पहले सिखाया है। तो 0.5 में से ये माइनस कर दो, तो वैल्यू है कितनी, ये जो पूरे शेडेड में से, ये जो पूरा शेडेड है, सॉरी, ये जो पूरा शेडेड है, इसमें से आगे की वैल्यू, ये 0 से 0.79 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0.2148। देखो कैसे हुआ, इस पूरे में से हमने ये 0 से 0.79 की वैल्यू को माइनस कर दिया। ओके, और वो आंसर आया हमारा 0.2148। ये हो गई प्रोबेबिलिटी। इसको कोई नंबर ऑफ पर्सन या 1% में ऐसा प्रोबेबिलिटी सेंटेंस लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 90 मिनट से ज़्यादा एग्जीबिशन में लोग रहे, उसकी प्रोबेबिलिटी 2148 है। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।